अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर। मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस बड़ी खबर से। सिंध वालों, कोरोना वायरस से जितना बच सकते हो बचो। वायरस आपकी जात से किसी और को मुंतकिल हुआ तो जेब ढीली करनी होगी। 2 से 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। फर्द या इदारे की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह में भी इजाफा होता रहेगा। सिंध हुकूमत ने वबाई अमराज एक्ट 2014 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। मुसव्विदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। तफसील जानिए संजय साधवानी की रिपोर्ट में। सिंध वालों, अब कोरोना से लड़ना ही नहीं बचना भी है। अगर आपकी जात से किसी को वायरस मुंतकिल हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, जुर्माना भी देना होगा। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम, यूरोपीय और खलीजी मुमालिक का तरीकाकार इख्तियार कर लिया। सिंध सरकार का वबाई अमराज एक्ट 2014 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वायरस फैलाने वाले कोरोना के मरीज या इदारे पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कोरोना का मरीज करंटीना से बाहर निकलकर किसी और को वायरस लगाएगा तो भी जुर्माना होगा। किसी इदारे में मुतासिरा फर्द की वजह से दीगर में वायरस फैला तो भी खैर नहीं, जुर्माना कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक होगा। फर्द या इदारे की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह में इजाफा होगा। ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा पीर को सिंध काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना मंजूरी के बाद गवर्नर सिंध की मंजूरी से ऑर्डिनेंस सूबे में नाफिजुल अमल होगा। संजय साधवानी, समा, कराची। इसी मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये खबर तो सामने आ गई कि अब किसी शख्स में अगर ये वायरस होगा और उससे दूसरों में मुंतकिल हुआ तो उसको इसका जुर्माना होगा, लेकिन हमें ये बताइएगा कि इसका तायुन आप कैसे करेंगे कि इस शख्स से वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ऐसा कोई फैसला कर रही है, क्योंकि आपने अपने सवाल में खुद बड़ा सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि इस बात का तयन करना तो बहुत मुश्किल है कि किस शख्स से ये वायरस ट्रांसफर हुआ, किस तरह आगे पहुंचा। ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, इस तरह का कोई कानून ज़ेरे गौर नहीं है। एक ऑर्डिनेंस बिल्कुल ज़ेरे गौर है जिसके अंदर ये फैसला किया गया है कि सिंध गवर्नमेंट की इशू करदा जो भी SOPs हैं, जो भी फैसले हैं, उन फैसलों की जो लोग खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा और जुर्माने का जो अमाउंट है वो तो मुर्तज़ा वहाब साहब, ये जो आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, क्या आप इसकी तफसील हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि ऐसे कौन से कवानीन हैं जिसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा किसी को भी? वो तमाम चीज़ें जो सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी से लेके आज तक कोरोना वायरस के हवाले से इक़दामात उठाए हैं, उन तमाम फैसलों के ऊपर, नोटिफिकेशंस के ऊपर जहाँ खिलाफ वर्जी होगी तो उसके अंदर सज़ा का तयन किया जा रहा है। जो मौजूदा सज़ा है वो गो के कानून में मौजूद है, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में, लेकिन चूंकि वो उसका तखमीना इतना कम है कि लोगों को डर और खौफ नहीं है उससे, तो उस सज़ा को, उसका अमाउंट जो है, उसकी पेनल्टी को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने और कुछ फैसले किए थे आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, उनको भी कानूनी शक्ल दी जा रही है और मंडे को इंशाअल्लाह काबीना में ये मामला ज़ेरे गौर आएंगे। काबीना की एक बार मंजूरी हो जाएगी तो तमाम तफसीलात आप लोगों से शेयर कर ली जाएंगी। ठीक, मुर्तज़ा वहाब साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा, सिर्फ जुर्माना है, कोई सज़ा नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में तो सिंध हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि जो लोग जेल में मौजूद हैं और जो लोग क्राइम्स अगेंस्ट द सोसाइटी में मुंसलिक नहीं है, हम तो समझते हैं उनको भी इस सिचुएशन में अगर उनकी कॉन्डक्ट अच्छी रही है, अगर वो कवानीन के हिसाब से उनको पेरोल मिल सकता है, तो हम तो समझते हैं उनको भी इस वक्त जेल से बाहर आना चाहिए। हमारा बिल्कुल कतई ये मकसद नहीं है कि हम जेलों को लोगों से भर दें। हमारा मकसद ये कि ऐसे कवानीन राइज हों जिसकी डेटरेंस हो, लोगों के अंदर डर और खौफ हो, और उसके लिए दुनिया भर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पेनल्टी ओरिएंटेड कानून लेके आते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल पेनल्टी होती है, फाइन होता है, तो वो भी लोगों के अंदर डर और खौफ होता है। तो हमारे इस कानून के अंदर जो प्रपोजल है वो फाइन ओरिएंटेड है कि हम नहीं चाहते कि लोगों को जेल भेजा जाए, सिर्फ फाइन किया जाए। ठीक, अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक और चीज़ वाज़ेह कर दें, ये तो आप फर्द की बात करें, लेकिन कोई अगर इदारा खिलाफ वर्जी कर देता है तो उसके लिए भी यही तरीका कार है, फाइन ही है उसके लिए भी? जी बिल्कुल। एक्चुअली कानून की निगाह में जो डेफिनेशन है पर्सन की, उसके अंदर एक शख्स भी आता है, कंपनी भी आती है, बिजनेस भी आता है। तो उस एतबार से इस कानून को ड्राफ्ट किया गया है, और चाहे कोई शख्स हो
कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सोसाइटी हो, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ठीक, मुर्तजा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कराची में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार खोलने के लिए मशरूत इजाजत दे दी गई। महकमा दाखिला की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने मुस्तरद कर दिया। ताजी रहनुमा तीक मीर कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ऑनलाइन कारोबार करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार नहीं खुलेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत होगी और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। दुकान मालिक, मैनेजर, डिलीवरी बॉय समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जमा कराना होंगे। ताजिरों को अपने मुलाजमीन की तफसील कमिश्नर कराची को ईमेल करना होगी। कमिश्नर ऑफिस की जवाबी ईमेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसे दिखाकर कारोबार खोला जा सकता है। रकम की लेन देन कम से कम की जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने हुकूमत सिंध के ऑनलाइन बिजनेस SOPs को मुस्तरद कर दिया। ऐसा SOP है कि जिसमें हम घरों से निकलेंगे, दुकान पे आइसोलेट हो जाएंगे, शटर गिरा के अंदर बैठेंगे। क्या हम किसी जुर्म से छुपकर बैठेंगे? मैं मुस्तरद करता हूँ हुकूमत के ऐसे SOPs को। हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये शहर में जो चारों तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है इसे रोके। हमारा गुनाह ये कि हमने दुकानें खोलने के बारे में पूछा, ना पूछ के खोलते तो शायद हम भी उन्हीं में शुमार होता जो ये दीगर लोग हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि शहर में हजारों दुकानें बिला इजाजत और गैर मोहतात कारोबार में मसरूफ हैं। अगर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं कराया तो हमें भी कारोबार खोलने दिया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का रावलपिंडी की मुख्तलिफ मसाजिद का अचानक दौरा। नमाज इशा और तरावी के दौरान मसाजिद में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सदाकत अली ने हमें ज्वाइन किया। सदाकत, कहिएगा सदर मुमलिकत कौन कौन सी मस्जिद में गए, एहतियाती तदाबीर पर उनका क्या कहना था, सेटिस्फाई नजर आए वो? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज रावलपिंडी के मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया है, जिसमें दो जामिया इस्लामिया मस्जिद बरी रोड, जामिया मस्जिद गौसिया सदर, मोती मस्जिद लियाकत रोड और जामिया मस्जिद गुलशन गादर खान बरी रोड का जो है उन्होंने अचानक दौरा किया है। और मसाजिद में नमाज तरावी और नमाज इशा के दौरान होने वाली जो कोरोना वायरस के हवाले से SOP जारी की गई है उस पर अमल दरामद का जायजा लिया और उस अमल दरामद पर जो है SOP पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उनका ये कहना था कि मसाजिद में नमाज इशा और नमाज तरावी के दौरान ली जाने वाली जो एहतियाती तदाबीर है इन पर अमल दरामद जरूरी है। सबको मिलकर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस जैसे मौलिक जो मर्ज है, वबा है, इससे बचा जा सके। ठीक, सदाकत बेहद शुक्रिया। सिंध हुकूमत की पाबंदी के बावजूद कराची की 50% मसाजिद में नमाज तरावी अदा की गई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं मसाजिद सील नहीं कर सकते, छापे मारेंगे, ना गिरफ्तारियां की जाएंगी। शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए घरों में रहें। समाज से उनकी होने वाली गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। सिंध की मसाजिद में शहरियों के पंजगाना नमाज और तरावी पढ़ने पर पाबंदी, लेकिन बंदिश के बावजूद कराची की 50% मसाजिद में नमाज तरावी अदा की गई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं मसाजिद में नमाज की अदायगी से रोकना आसान नहीं। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था मसाजिद पर ना छापे मारेंगे, ना गिरफ्तारियां की जाएंगी। ना हम मसाजिद को सील कर सकते हैं, ना हम मसाजिद में जाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज और कारब को इस वायरस से अगर वो बचाना चाहते हैं तो वो घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। सईद गनी ने कहा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। हर कारोबार करने की इजाजत इस वक्त हुकूमत ने नहीं दी। सिर्फ वही चीजें खुली हैं जो इंसान की जरूरी, जो आपको रोजमर्रा जरूरियात के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वजीर तालीम सिंध का मजीद कहना था पुलिस और रेंजर्स के जरिए लोगों को घर में नहीं रख सकते, मगर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो हो सका करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर दर्दमंदाना पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान में हमने बहैसियत कौम गरीब तबके को फरामोश किया, दिहाड़ीदार मजदूरों और फाका कुशी पर मजबूर उनके अहले खाना को दरपेश नताइज की परवाह किए बगैर मुकम्मल लॉकडाउन का नारा लगा दिया। अल्लाह ताला
نادار شہریوں کو نظر انداز کرنے جیسے گناہ کے ارتکاب پر ہمیں معاف فرمائے۔ ماہ مقدس کے آغاز پر وزیر اعظم عمران خان کا درد مندانہ پیغام، ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ غریب طبقے کو فراموش کیا گیا، کورونا وبا کے دوران بھی ہمیشہ کی طرح اشرافیہ کے مفادات سے ہم آہنگ فیصلہ سازی کی گئی۔ دہاڑی دار مزدوروں اور فاقہ کشی پر مجبور ان کے اہل و عیال کو درپیش نتائج کی پرواہ کیے بغیر مکمل لاک ڈاؤن کا نعرہ لگا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محروم اور نادار شہریوں کو نظر انداز کرنے جیسے گناہ کے ارتکاب پر ہمیں معاف فرمائے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں من حیث القوم عہد کریں کہ اپنے محروم شہریوں کو غربت کی دلدل سے نکال کر اسی طرح صف اول میں کھڑا کریں گے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست یعنی ریاست مدینہ میں کیا تھا۔ آپ کو بتائیں سندھ اور پنجاب کے بعد اسلام آباد کے ڈاکٹرز بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز نے لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا، خدشہ ظاہر کیا کہ میل جول اور نقل و حرکت محدود نہ کی گئی تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اسلام آباد سے فرا ربانی رپورٹ کریں گی۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ، فرنٹ لائن پر لڑتے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی اسلام آباد میں ایک دن میں 2 پریس کانفرنسز۔ ترجمان پیمز امپلائیز ایسوسی ایشن ڈاکٹر اسفندیار بولے، پہلے بتا رہے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی حالات کو سنگینی کی طرف لے جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی پالیسی پہ ہم زور دینا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ مالز بند کر دیں، 2 ہفتے مزید ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ کوآپریٹ کریں۔ آج جوڑ کے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پالیسی پہ آپ سختی سے عمل کریں، نہیں تو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ نہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور نہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا بھی لاک ڈاؤن کی مدت مزید بڑھانے کا مطالبہ۔ صدر پیما ڈاکٹر افتخار برنی بولے، یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان میں کورونا کی شدت کم ہے۔ صرف اس ایک ہفتے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6000 کے لگ بھگ افراد اس وبائی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پورے ملک کی بقا اسی میں ہے کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ مساجد کی جو بندش ہے اس کا سلسلہ اپنے دل پہ جبر کے ساتھ ہمیں جاری رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے نے حکومت سے بہتر حکمت عملی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ محفوظ بھی رہیں اور اپنا اور دوسروں کا خیال بھی رکھیں۔ کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ فرا ربانی، سما، اسلام آباد۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن کو منانے کی کوششیں تیز، گورنر سندھ عمران اسماعیل ناراض رکن نجیب ہارون کو منانے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سینئر رہنما نجیب ہارون سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی۔ اس سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی اسلام آباد میں نجیب ہارون کو منانے کی کوشش کر چکے ہیں، تاہم سینئر رہنما نجیب ہارون نے کچھ روز قبل ایم این اے شپ سے استعفیٰ دیا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی فروٹ اور سبزیوں کی قیمتوں کو اوپر لگ گئے ہیں۔ عوام اس سال بھی منافع خور مافیا کے رحم و کرم پر ہے اور انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ ملک بھر میں کیا صورتحال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ناجائز منافع خوروں نے چھریاں تیز کر لیں۔ پھل، سبزی، گوشت اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے داموں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا۔ آؤٹ آف کنٹرول قیمتیں قابو کرنے میں انتظامیہ بری طرح ناکام ہے۔ بازاروں میں پرائز لسٹیں بھی موجود نہیں، عوام مہنگے داموں سامان خریدنے پر مجبور ہیں۔ کراچی میں تربوز، خربوزہ، سیب اور کیلے کے نرخوں میں دگنا اضافہ کر دیا گیا۔ کل تک خربوزہ 100 روپے کا 2.5 کلو بک رہا تھا، آج 80 روپے کلو ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیلا 40 روپے سے 120 روپے پہ چلا گیا، سیب 100 روپے تھا 200 روپے کلو ہو گیا۔ فروٹ پہ بھی لاک ڈاؤن کرو، ان کو چھوڑو ہی نہیں۔ جب ایک چیز ہوگی نہیں، ہم کو ملے گی نہیں، ہم گھر میں ہی شربت سے روزہ کھول لیں گے۔ فروٹ کا ریٹ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی نے بم ڈال دیا، ایسا پریشان کر دیا ہم لوگوں کو، بہت زیادہ پریشان۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈیلرز کہتے ہیں کہ رواں سال فروٹ منڈی میں قیمتیں نیچے گئی ہیں۔ مہنگائی کرنے والے ریٹیلرز ہیں جن پر ان کا اختیار نہیں۔ اس سال اگر اوپر ہوا ہے تو صرف کیلے کا ریٹ اوپر ہوا ہے، بھائی چیزوں کے جو ریٹ ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں، جو ریٹ حکومت نکالتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر میں یکساں طور پر منافع خور سرگرم ہو چکے ہیں۔ عوام کو اشیاء ضروری کی قلت کا بھی سامنا ہے۔
ऐसे में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से शौकत यूसुफजई भी आवाम की हिमायत में खड़े हो गए। कहते हैं मुनाफाखोरों को कोई रियायत नहीं देंगे। रमजानुल मुबारक के आगाज में ही रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हो गईं। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज जेबें गरम करने लगे। अब जो भी महंगी चीजें बेचेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पंजाब में वजीर कानून राजा बशारत ने ऐलान कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, रमजान में मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं देंगे। हमारे पंजाब में तमाम अज़ला में तमाम तहसीलों में हमारी प्राइस कंट्रोल काम कर रही है। अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा और कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो बाकायदा उसके तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई भी मैदान में आ गए। कहते हैं मुनाफाखोरों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और रमज़ान से पहले ही अशर खुदनोश के हवाले से मीटिंग्स भी हुई हैं और काफ़ी इस पे काम भी हुआ है और एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया गया है। इस हवाले से मेरे ख्याल से कोई कंप्रोमाइज भी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई रायत भी नहीं है। शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था, लॉकडाउन से परेशान आवाम के साथ ताजिर हों या दुकानदार, जो ज्यादती करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। आटा चीनी बहरान इंक्वायरी कमीशन 25 अप्रैल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट देने में नाकाम। चेयरमैन वाजिद ज़िया ने मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्बास शबीर। 25 तक इंतजार करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक डेट दे दी है, तो बेसब्रे होने की क्या जरूरत है? जी, तो 25 अप्रैल को इंक्वायरी रिपोर्ट तो ना आई, अलबत्ता मजीद 2 हफ्ते सब्र की तलकीन और कमीशन में तौसी की खबर आ गई। इत्तलात के मुताबिक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत कमीशन सरबराह और DGFIA वाजिद ज़िया ने मांगी। फ्रांसिक ऑडिट टीम में लाहौर से अरसलान वट्टू, इस्लामाबाद से अय्याज खान नामी 2 नए अरकान का इजाफा भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर समा से गुफ्तगू में इस मुजव्विज़ा रिपोर्ट पर अहम तबसरा भी कर चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हैरान कुन है। तरीन साहब ने अपनी हवाले से जो कि जी दबाव वाली जो बात है, उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ बड़ा वजाहत से कहा खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आटा चीनी बहरान पर 5 अप्रैल की इब्तदाई रिपोर्ट में जहांगीर तरीन, मूनस इलाही, खुसरो बख्तियार के भाई, मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर समेत कई अहम शख्सियात, पास्को और वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर उंगली उठी थी। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, इमरान खान की वजह से करप्शन की रिपोर्टें मंजर आम पर आई हैं। अब कोई वजीर मुलव्विस हो या फ़कीर, सब रगड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ जो सोच कर पाकिस्तान आए थे, उसका सियासी जनाजा निकल गया है। मेरे मौकल कहते हैं कि उनकी बचत नहीं होगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 1000 अरब की करप्शन का मामला है, सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। अगर इमरान खान ना होते तो ये रिपोर्टें कभी भी मंजर आम पर ना आ सकती। शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे, उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि मेरा केस सीरियस है, ड्रामे ना करें। मेरे मौकल तो ये कहते हैं कि बचत नहीं है उसकी। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। मुस्लिम लीग नून जो है 3 पार्टियों की जमात है। आसफ जरदारी छठा पैरी बेड़ा है, वो घोंसलों में चले गए हुए हैं और उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। गंदम और चीनी पर सब्सिडी से किस किस ने फ़ायदा उठाया, सब पता लगाना होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी ऑडिट शुरू कर दिया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। चीनी और गंदम का बहरान कैसे पैदा हुआ? अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मामले की छानबीन करेंगे, जिसके लिए एक खुसूसी टीम बन गई है, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑडिट, सूबाई DG ऑडिट और 2 कमर्शियल ऑडिट शामिल होंगे। सरकारी खजाने को किस किस ने नुकसान पहुंचाया, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का यही टास्क होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR समेत तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को भी खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि चीनी और गंदम के मामले पर रिकॉर्ड इकट्ठा करने में मदद की जाए। खत में ये लिखा गया है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को सरकारी इदारे समेत किसी भी अथॉरिटी और बॉडी के अकाउंट्स की जांच का इख्तियार है। अशरफ खान, समा, कराची। जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% कर दिया जाए। शरह सूद में मजीद कटौती होनी चाहिए। तेल की आलमी कीमतें गिरने का फायदा आवाम को पहुंचाया जाए। कोरोना गर्दी के बायस गिरती मईशत संभालने और आवाम को रिलीफ देने के लिए
कायम हुकूमती थिंक टैंक ने बड़ी तजावीज़ दे दी हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। गुज़श्ता 7 दिहाइयों के मुश्किल तरीन दौर में मईशत और आवाम की ढारस बंधाने का मिशन वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम इक़्तिसादी थिंक टैंक ने दबंग तजावीज़ दे दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत बैठक में मुआशी बहरान से निमटने का जायजा। कहा गया तेल की आलमी कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाया जाए। अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने और शरह सूद में मजीद कमी की सिफारिश कर दी गई। मुशीर खजाना ने बताया IMF से 1.4 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। आलमी कोरोना गर्दी के बायस G20 ममालिक के 1.8 अरब डॉलर के कर्जों की अदायगी साल भर के लिए मुअख्खर होने की तवक्को है। थिंक टैंक का किसानों से फसल की बरवक्त खरीदारी, तहसीलात ज़र की हौसला अफजाई, ज़रई कर्जों की फराहमी तेज करने का मशवरा। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी इक़दामात की तफसील भी जांच ली गई। शुरका का मॉनिटरी, बैंकिंग, मालियाती उमूर और SME शोबे में इस्लाहात पर जोर। बड़े कारोबार, सोशल सेफ्टी नेट, सेहत आमा और निजी शोबे में बेहतरी लाने, कम आमदनी वाले तबके और छोटी फर्मों को सहूलियात देने पर जोर। थिंक टैंक ने FBR के मुश्किल टैक्स अहदाफ पर फैसला मजीद मुशावरत के लिए मुअख्खर भी कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम डिवीजन ने 1 माह बाद पेट्रोल इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट कब से शुरू होगी? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने 25 मार्च को कोरोना लॉकडाउन पर तलब में नुमाया कमी और रिफाइनरीज के पास ज़खायर बढ़ने पर पेट्रोल मसनूआत और खाम तेल की दरामद फौरी तौर पर मंसूख किए थे। लेकिन अब अप्रैल के महीने में ज़री शोबे में जो पैदावार बढ़ी है उसकी वजह से काम भी बढ़ा है, डीजल और पेट्रोल की तलब बढ़ गई है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर मुल्क में ऑयल रिफाइनरीज को और पेट्रोल मसनूआत की दरामद करने की इजाज़त दे दी है। यकम जो 1 महीने के बाद जो है खाम तेल दरामद होगा और आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जो है इस वक्त 20 साल की कम तरीन सतह पे 21 से 20 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है और ये पाकिस्तान में आता है। तो 1 महीने बाद ये तेल जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो पाकिस्तानी आवाम को बहुत सस्ता फ्यूल मिलेगा। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अशरफ खान। रमजान की रौनकें भी कोरोना की नजर हो गई। पहले रोजे में इफ्तार की खरीदारी के लिए समोसे पकौड़ों की दुकानों पर ग्राहक न होने के बराबर रहे। इसी पर देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। समोसा कॉर्नर हो या दही भल्ले फ्रूट चाट की रेडियां, दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर रहे। माह सयाम की रौनकों को भी कोरोना वायरस की नजर लग गई। मार्केटों की बंदिश के बायस सड़कें भी सुनसान दिखाई दी। 100 से 20% काम है, 20% में से भी कुछ भी नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की वजह से पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, हमने 1 महीना बंद किया हुआ था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम खोली है। देखिए अब क्या बनता है। कोरोना की वजह से जैसे पहले पिछले रमजान में काम था वैसे तो नहीं है। जिन स्टॉल्स पर लाइनों में लगकर अफ्तारी का सामान लेना पड़ता था अब वहां ग्राहक ना होने के बराबर हैं। सर के बिल्कुल वीरान है। इस टाइम हमारे यही क्या नाम है इनके पास आते थे और लाइन में लगे हमें लेना पड़ता था। दुकानदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया। अशियाए खुरोनोश की फराहमी पार्सल या डिलीवरी की शक्ल में भी की गई। कैमरामैन गुलरेज पाशा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लॉकडाउन ने मुल्तान की बाहिम्मत खातून ड्राइवर की परेशानियों में इजाफा कर दिया। आसिफ बलोच इस पर रिपोर्ट करेंगे। ये है मुल्तान की बाहिम्मत खातून रुबीना बीबी, जिन्होंने शोहर की वफात के बाद ड्राइविंग के जरिए खानदान की कफालत शुरू की। लेकिन लॉकडाउन ने 1 माह से गाड़ी का पहिया जाम किया हुआ है। माह रमजान शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन उडू लॉकडाउन है, सवारी की तो बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन है। चाहे असा तो बच्चों की रोज़गार करनी है, गाड़ी की किस्त भी आई है, मैं हूँ अगले माह में किस्त भरनी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल तक। अगर मैं किस्त ना भरी गाड़ी मेरी उन्होंने बंद कर देनी है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए जो इस बेवा औरत की कम से कम इसकी इमदाद की जाए और गाड़ी की किस्तें जो है ना वो भी अदा की जाए। बेबस खानदान माह रमजान में राशन से भी महरूम है। अज़्मो हिम्मत की मिसाल और लॉकडाउन के बाद परेशान रुबीना बीबी माह सियाम में हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और रमजानुल मुबारक में तस्बीह और मिसवाक की मांग में निस्बतन इजाफा हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन ने इस कारोबार को भी मुतासिर कर दिया। स्वाद से सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। मुक़द्दस में इबादात के खास एहतिमाम किए जाते हैं। कुरान पाक के साथ तस्बीहात, टोपियों और मिसवाक के कारोबार से जुड़े अफराद का काम 2 गुना बढ़ जाता है। मिंगोरे की दुकानों से खरीदारी करने वाले शहरियों ने इसकी वजह बता दी। जिक्र अज़कार का भी यही तरीका है कि अगर आप जितना भी जिक्र करें अल्लाह ताला आपको
उसका अजर भी ज़्यादा देगा। वैसे तो हम अपने रोज़मर्रा की 5 वक्त की नमाज़ों में मिसवाक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सुन्नत अमल है, लेकिन रमज़ान में इसका अहतमाम इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि रमज़ान में तमाम अमाल जो है उनका सवाब तकरीबन 70 गुना हो जाता है। इस साल लॉकडाउन की वजह से दुकानदार कुछ मायूस दिखाई देते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हमारा 6-7 लाख रुपए तक नुकसान हुआ, और पिछले दिनों में जब रमज़ान का वो सीज़न था ना, तो रोज़ हम 15-20 हज़ार तक सेल करते थे, लेकिन आज जैसा आप सूरत हाल देख कोई जो है ना नज़र नहीं आ रहा। माह रमज़ान में नेकियां समेटने वाले खरीदारी के दौरान कुरानी नुस्खे भी हिदिया करते हैं। उलमाए किराम कहते हैं माह सियाम में जिक्र इबादत की जज़ा में कई गुना इजाफा किया जाता है, तभी तो मुसलमान इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने, दीगर अमाल के साथ तस्बीह और मिसवाक का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।